आज हम अंकेक्षण के तहत एक नया विषय, नया अध्याय अंकेक्षण योजना व प्रारंभ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किसी भी कार्य को, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व हम उस कार्य को करने के संबंध में योजना बनाते हैं और योजना के अंतर्गत किन किन बात का ध्यान रखते हैं का अर्थात हमको कार्य किस गति से करना है और साथ में किन किन चीज़ों की हमें जानकारी लेनी है, किन किन पुस्तकों का हमें अध्ययन करना है और किन किन आधार पर हमें इन समस्त पुस्तकों की जांच करनी है। यहाँ अंकेक्षण योजना व प्रारंभ, प्लानिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ ऑडिट। विद्यार्थियों, समरी के रूप में जो विशेष मैंने PDF आपको भेजा था 30/7/31 को, उसके अंतर्गत मैंने बतलाया था कि अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व क्या क्या बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, किन किन बातों की जानकारी उसे लेनी चाहिए। पहला बिंदु है कार्य क्षेत्र का निर्धारण, अर्थात अंकेक्षण का कार्य, अंकेक्षक को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसका कार्य क्षेत्र की सीमाएं क्या क्या हैं। उस कार्य क्षेत्र या उस सीमा में रहकर ही अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करना चाहिए। इसी में दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों व्यावसायिक संस्था के विषय में जानकारी। व्यावसायिक संस्था के विषय में जानकारी अर्थात उस व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत कब उसका उद्गम हुआ, कब उसका किन किन वस्तुओं का वह उत्पादन करती है या व्यापार करती है। इसके तहत निम्न बिंदु आते हैं। नंबर 1, व्यवसाय की विशेषताएं, अर्थात उस व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बिजनेस। नंबर 2, पुष्टपालन की प्रणाली कि किन पुस्तपालन प्रणाली का प्रयोग उस संस्थान के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, पुस्तकों की सूची, अर्थात कौन कौन सी पुस्तकें उस संस्थान के द्वारा रखी जाती हैं। नंबर 4, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कि क्या संस्थान के द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है, जो हमने गत अध्याय में पढ़ा है। नंबर 5, कर्मचारियों का कार्य विभाजन, कर्मचारियों में कार्य का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। नंबर 6, पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता व चिट्ठा, अर्थात जो गत वर्ष का उस संस्थान का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की गई है, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और नंबर 7 है संस्था के उपनियम। इन सभी व्यावसायिक जानकारी विषय बिंदु में अंकेक्षक को इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर उस संस्थान की जानकारी लेनी चाहिए। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, इसी में नेक्स्ट मेजर पॉइंट, अन्य बातों के संबंध में जानकारी। अंकेक्षक को और अन्य किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला बिंदु है इसमें विद्यार्थियों, चालू अंकेक्षण होना या सामयिक अंकेक्षण होगा, अर्थात अंकेक्षक को यह जानकारी होनी चाहिए। हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा है चालू अंकेक्षण और सामयिक अंकेक्षण, अर्थात कि चालू अंकेक्षण कराया जाएगा, करंट ऑडिट कराया जाएगा या पीरियोडिक ऑडिट कराया जाएगा, सामयिक अंकेक्षण कराया जाएगा। जो कि हम जानते हैं विद्यार्थियों, चालू अंकेक्षण वर्ष पर्यंत चलता रहता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि के अंदर किया जाता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षण कार्य कब प्रारंभ किया जाना है, अर्थात किस तिथि से अंकेक्षण कार्य को प्रारंभ किया जाना है, इसकी जानकारी अंकेक्षक को होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षण का पारिश्रमिक क्या होगा, व्हाट विल बी द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिट, अर्थात अंकेक्षक को यह पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अंकेक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात अंकेक्षक को कितना भुगतान उस संस्था के द्वारा किया जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम, जब भी ऑडिट प्लान करता है कोई भी अंकेक्षक, तो उस संबंध में निम्न बिंदुओं पर और विचार करता है कि कार्यक्रम को किस प्रकार से किया जाना है, कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाना है। ये सब जानकारी
या एक प्लान करके एक अंकेक्षक रूपरेखा तैयार करता है और उस संस्थान का अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है। इस अंकेक्षण कार्यक्रम का एक संक्षिप्त अर्थ भी है विद्यार्थियों, जो कि छोटे 4 शब्दों में मैं बतला रहा हूँ आपको, और याद रखें। अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी पूर्व निर्धारित लोचपूर्ण योजना है जिसके अनुसार अंकेक्षण कार्य किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी पूर्व निर्धारित लोचपूर्ण योजना है जिसके अनुसार अंकेक्षण कार्य किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अंकेक्षण एक पूर्व निर्धारित योजना तैयार करता है अंकेक्षक, और वह योजना लोचपूर्ण होती है जिसमें समय अनुसार यदि आवश्यकता हो, परिस्थिति बदलें तो उसमें परिवर्तन किया जा सके। उद्देश्य: कौन कौन से अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जब अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो क्या उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, व्यवसाय की लेखा। व्यवसाय की लेखा प्रणाली, नीतियों एवं आंतरिक नियंत्रण प्राविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। जब भी अंकेक्षक अंकेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करता है तो व्यवसाय की नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। आंतरिक नियंत्रण प्राविधियां जो अपनाई जाती हैं संस्थान के अंतर्गत छल कपट एवं असदियों को रोकने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षण प्राविधियों का स्वभाव, समय और सीमा निर्धारित करना कि जो ऑडिट टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है उसका नेचर क्या है, उसका समय क्या है और उसकी सीमा निर्धारित करना। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, संपूर्ण कार्य को समन्वित करना। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो कार्य अंकेक्षक द्वारा किया जाना है अंकेक्षण के संबंध में, उस संपूर्ण योजना या कार्यविधि जो परिणित क्रियान्वित कर रहे हैं उनको सबको कोऑर्डिनेट करना, समन्वित करना। उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषता। एक उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, स्पष्टता। स्पष्ट होना चाहिए कि अंकेक्षक को क्या क्या कार्य करना है। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय क्या क्या किन किन पुस्तकों और किन किन प्राविधियों का उपयोग करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 2, विभागों में बंटवारा कि जो कार्य किया जाना है अंकेक्षण का, उसका कार्य विभाजन अंकेक्षण के कर्मचारियों में किस प्रकार से किया जाएगा। नंबर 3, अंकेक्षण कार्य की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट, कि किस प्रकार से यदि हम चालू अंकेक्षण अपनाते हैं तो कार्य किस प्रगति से किया जाएगा, और यदि सामयिक अंकेक्षण अपनाते हैं, अंकेक्षक अपनाता है, तो कार्य किस प्रगति से किया जाएगा। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं। अर्थात एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी की जगह लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षण कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा बिंदु है कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कार्य में एक रूपता होनी चाहिए। अर्थात जो कर्मचारी आज काम कर रहा है उसकी जगह यदि दूसरे कर्मचारी को लगाया जाए तो वह कर्मचारी भी पूर्व कर्मचारी की भांति ही कार्य करे, पूर्ण सावधानी से, जिससे किसी प्रकार की अशुद्धि कपट त्रुटि की संभावना न हो। छठा, न्यायालय की रक्षा। सातवां बिंदु है विद्यार्थियों, संपूर्ण जांच, अर्थात सभी पुस्तकों की, संस्थान की सभी का जांच करनी चाहिए एक अंकेक्षक को। आठवां बिंदु है विद्यार्थियों, समय की बचत। ये समय की बचत से तात्पर्य है कि कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा समय अंकेक्षक के
कर्मचारियों का न लगे और कम समय में अधिक कार्य हो सके। नवा बिंदु है विद्यार्थियों पुनर्निरीक्षण की सुविधा। पुनरीक्षण का तात्पर्य जब हम अचानक किन्हीं चीज़ों की जांच करते हैं, अर्थात जांच की हुई चीज़ों की वापस से पीछे जाकर जांच करते हैं कि भाई यहाँ तो कोई गलत, वापस से बाद में हमारे जांच करने के बाद कोई गलती या कोई अशुद्धि को वापस से तो नहीं कर दिया गया है, तो उसे पुनरीक्षण की सुविधा कहते हैं। अंकेक्षण के सिद्धांतों का पालन करना, अर्थात ऑडिटिंग के जो नियम हैं उन सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें एक अंकेक्षण रिपोर्ट बनानी चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम से हानि। अब विद्यार्थियों, जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है उस ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, जो मैं संक्षिप्त में आपको बतला रहा हूँ बिंदु पढ़ के। कार्य का यंत्रवत होना, अर्थात जो हमने प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंगली हम कार्य करते हैं तो वो यंत्रवत, ऐसा लगता है कि वो यंत्रवत है, उसके अलावा हम कुछ अन्य जगह कार्य नहीं करते हैं, पर चूँकि अंकेक्षण कार्यक्रम लोचशील होता है उसमें फेरबदल किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव, अर्थात स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। कि आप कोई जो कर्मचारी अंकेक्षण का कार्य कर रहा है उसको इंडिपेंडेंट निर्णय लेने का कोई प्रोत्साहन का अभाव है। नंबर 3, रचनात्मक चिंतन का अभाव। नंबर 4, नैतिक प्रभाव में कमी। नंबर 5, छल कपट का कम प्रकट होना। नंबर 6, अयोग्यता प्रकट न होना। और नंबर 7, न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम, इसका नेक्स्ट बिंदु है विद्यार्थियों लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण के दौरान ढाला जा सकता है, अर्थात जो परिस्थितियों में परिवर्तन होता है उसके अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम को ढाला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम कल इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे और पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी गहनता से अंकेक्षण परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अंकेक्षण विषय की संपूर्ण जानकारी एवं पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। धन्यवाद।